नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज छठी क्लास है अपनी और रोज लगभग 7 बजे के करीब अपनी क्लास अपलोड हो जाती है। कभी 10-15 मिनट पहले तो कभी 10-15 मिनट बाद में, लगभग 7 बजे के करीब। विद्यार्थियों का अच्छा रेस्पॉन्स है, अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अभी भी कमेंट आता है कि सर कोर्स पूरा करवाओगे? अब पूरा करवाने ही आया हूँ। इंडिया जीके भी करवाऊंगा, वर्ल्ड जीके भी करवाऊंगा, साइकोलॉजी भी करवाऊंगा और उसके बाद में टेस्ट सीरीज पर बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जब टेस्ट सीरीज आप देखोगे तभी पता चल जाएगा उसका कि हाँ सर ने मेहनत की है इसके पीछे। तो टेस्ट सीरीज पे अच्छा काम चल रहा है, बुक पे भी अच्छा काम चल रहा है, तो सभी लगभग प्रोग्रेस में है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हमारा प्रयास ये रहेगा कि फर्स्ट पेपर में आपके कोशिश करें कि बिल्कुल बाहर न जाए प्रश्न, और जो बाहर जाए वो सभी के लिए ही बाहर हो, फिर आपको इसमें कोई लॉस नहीं हो। कोशिश यही रहेगी। अपना एक बहुत बड़ा जो है टॉपिक कल 5 क्लासों में वो पूरा हो चुका है और वो कठिन टॉपिक था, उसको बहुत इजी करने की कोशिश की तो वो हो चुका है। आज अपना नया टॉपिक है ये, और राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश, भौगोलिक स्वरूप और भौतिक प्रदेश। देखो, कोई भी भूगोल यदि पढ़ते हैं हम, चाहे कोई देश पढ़ रहे हैं, विश्व पढ़ रहे हैं या राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो कोई भी राज्य देश जो भी होता है उससे भौगोलिक प्रदेशों में बांटा होता है, भौतिक प्रदेशों में बांटा होता है। उन्हें पढ़ना पड़ता है और उसमें से सवाल काफी बनते हैं। एग्जामिनर उसमें से सवाल बनाता है। जिस जिस तरह के सवाल बनते हैं, जैसे जैसे बनते हैं, वो सभी अपन इसमें देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें से लगभग सवाल बाहर न जाए, बिल्कुल भी बाहर न जाए, वही कोशिश रहेगी। चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्या यूं समझो कि सारी क्लासें इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि वे प्रश्न कहां से बनता है कोई कह नहीं सकता। तो अपन मतलब अभी से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे वे लोग जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कई लोग अभी गर्भों में बिजी होंगे, कई हो गए एग्जाम भी है, कई दीपावली की सफाई चल रही है, तो वे लोग जो अभी नहीं देख पा रहे, बाद में नियमितता रखना। 8-10 दिन चलो निकाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन नियमितता रखना। ये नियमितता आप मेरे लिए नहीं रख रहे हो, ये नियमितता आप आपके लिए रख रहे हो। इस बात को ध्यान में रख के नियमितता रखना। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यदि 1000 स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, मैं ऐसे ही क्लासे डालूंगा और 1000 में से 800 सिलेक्शन देने की ताकत रखता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो और उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे उन्हें बिल्कुल ही मतलब कोई आर्थिक रूप से कोई बोझ न पड़े उनके ऊपर, और उनकी पढ़ाई जो है निर्बाध रूप से चलती रहे। चलिए साथियों, बातें होती रहेगी, क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान को देखो, भौतिक प्रदेशों में आप अभी तक पढ़ते आए। यदि कोई भी एग्जाम दिया है या नहीं भी दिया, साइंस वाले भी है, कुछ नए स्टूडेंट है, तो मैं पूरा बेसिक से ही उठा रहा हूं। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, जहां कहीं भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी भूगोल पढ़ा है राजस्थान का, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ऐसे ऐसे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले भी तो किसी ने प्रयास किया होगा कि सबसे पहले बांटने का प्रयास किसने किया। तो जब हम ऑथेंटिक बुक्स उठाते हैं तो उसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहले जो बांटने का प्रयास किया भौतिक प्रदेशों के अंदर, वो भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था वीसी मिश्रा। कई किताबों में वीसी शर्मा भी लिखा मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि शर्मा है मिश्रा है, जो भी है। शर्मा मिश्रा तो लगभग जो है, कोई शर्मा लगा देता है सरनेम में, कोई मिश्रा लगा देता है, तो ऐसी इसमें कंफ्यूजन वाली बात रखना मत। ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझोगे तो याद नहीं कर पाओगे जो चीज याद करनी है, तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। वीसी मिश्रा ने 1966 में पहला प्रयास किया था और 1968 में उनका दूसरा सफल प्रयास हुआ था। तो हम जो पढ़ते हैं वो 1968 पढ़ने को मिलता है, लेकिन पहला प्रयास इन्होंने 1966 में किया था। इन्होंने प्रयास किया और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। इस राजस्थान के भूगोल बुक का जो पब्लिकेशन यानी प्रकाशन कराया, वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया। राजस्थान का भूगोल, ये किताब थी वीसी मिश्रा की। वीसी मिश्रा ने क्या किया कि राजस्थान को, अपन तो 4 भाग पढ़ते हैं ना, अब वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा इन्होंने? 7 भागों में बांटा। 7 भाग। डायरेक्ट अगर पूछ ली, ये अगर प्रश्न बनेगा तो ये अंदर के प्रश्न है, जो जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं ये अंदर के प्रश्न है। यदि यहां से बनते हैं और आप सही करते हो तो आप कहीं ना कहीं आगे होंगे। तो 7 भागों में बांटा, और वो 7 भाग कौन से है वो मैंने यहाँ पे नक्शे में दर्शाए हुए हैं। उसमें से 7 भागों में बांटा, जिसमें पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यानी कि ये बहुत बड़ा प्रदेश आ गया अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला ये प्रदेश आ गया। फिर एक नहरी क्षेत्र, देखो यहाँ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ है, तो नहरें यहाँ पे ज्यादा है, तो नहरी क्षेत्र इसके अंदर बांट दिया। अर्ध शुष्क प्रदेश में आ गया ये आपके बीच वाला अरावली, और बिल्कुल शुष्क के बीच वाला प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश में आ गया। फिर ये अरावली यानी कि पर्वतमाला वाला पूरा अरावली पर्वतमाला पर्वतीय क्षेत्र इसके अंदर आ गया। फिर ये लिखा है पूर्वी कृषि। अगर नहीं साफ दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी, देखो पूर्वी है कृषि औद्योगिक, क्यों, मैदानी क्षेत्र है तो कृषि ज्यादा होती है, तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश जो है, क्षेत्र जो है वह अरावली के जस्ट बाद वाला इधर वाला है। फिर ये भाग अलग दिख रहा है आपको, ये दक्षिण पूर्वी, वैसे पठारी प्रदेश है लेकिन कृषि प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे भी वर्षा ज्यादा होती है तो कृषि बहुत अच्छी होती है, तो दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश लिखा हुआ है ये। और ये अपने है चंबल बीहड़ प्रदेश, ये वाला, ये जो है, अब सवाई माधोपुर धौलपुर आपको पता ही है, यहाँ पे बीहड़ ज्यादा है, तो चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र चंबल बीहड़ प्रदेश के अंदर बांटा। अब ये 7 भागों में बांटा है अपने मिश्रा जी ने। किसने बांटा है? मिश्रा जी ने। मिश्रा जी ने बांटा 7 प्रदेशों में, और ये 7 भाग आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसे बहुत अच्छी तरीके नक्शा बना देना आप, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 मिनट 5 मिनट लगेगी नक्शा बना के, इसी तरीके से आप बना दे तो इसे अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये हाथों हाथ ही याद हो जाएगा। अब देखो दूसरा प्रयास, पहला प्रयास उन्होंने किया, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं जीके की क्लास दे रहा हूं तो मैं ही फ्री दे रहा हूं, हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी अध्यापक आगे आए, तो पहला प्रयास जैसे ये हो गया, दूसरा प्रयास और कोई करे, तो कुल मिलाकर जो है प्रयास लगातार जारी रहते हैं। तो दूसरा प्रयास जो किया वो AK सेन ने किया, और उन्होंने भी 68 के अंदर, 1968 के अंदर। तीसरा प्रयास रामलोचन सिंह जी ने किया, और रामलोचन सिंह जी ने 1971 में तीसरा प्रयास किया। अब रामलोचन सिंह ने जो बांटा है ना भागों में, इन्होंने मुख्यतया 2 भागों में बांटा, मुख्यतया 2 भागों में बांटा। इन 2 भागों को भी फिर 4 उप भागों में बांटा। देखो आगे आगे देखो, राम सिंह जी देखो कितना स्टूडेंट रहे, मतलब आगे कठिनाई उत्पन्न करा है, यूं फोड़ा पाड़ा है, क्या मारवाड़ी में क्या फोड़ा पाड़ा है। तो रामलोचन सिंह जी क्या है, 2 तो भागों में बांटिया, 43 मत कर जो, वो सिरो रेखा इसको मिला देना, ये उप भाग है, ठीक है, 4 उप भागों में बांटा है, और इनको बाद में 12 उप क्षेत्रों में बांटा है। ये फिर बाद में 12 उप प्रदेश या उप क्षेत्र कह दो आप, उप क्षेत्र कह देते हैं, ठीक है। यानी कि इसको भी फिर 12 भागों में बांटा है, पहले 2 भागों में बांटा, फिर 4 उप भागों में बांटा, और फिर जो है ये 12 उप क्षेत्रों में और बांट दिया। यानी कि ये इतना, अब इसमें यूं है कि ये अलग अलग याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जहां तक मुझे लगता है आप रामलोचन सिंह जी का सन याद कर लेना कि 1971 में बांटा, 2 भागों में बांटा, इतना तक भी हो जाए, फिर 4 में उप भागों में बांटा है, फिर उनको वापस आगे बांटा, इतना अंदर से आपके प्रश्न बनने वाला नहीं। स्पेशली कोई भूगोल ज्योग्राफी से लेक्चरर वगैरह दे रहा है तो उनके लिए ये बहुत काम की चीज है, तो यहां से लगभग प्रश्न बनेगा। अब देखो इन्हें याद कैसे कराए, ये अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको याद हो गया, मैं कहो हाँ ए यूं पढ़ा, यूं बांटिया है, थे को हाँ गुरु जी याद होगो, और 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद में फिर वापस देखोगे तो फिर वापस कंफ्यूज होगा, AK सेन पहला बांटियो कि VC शर्मा पहला बांटियो, यूं करो ना। तो इसको मतलब याद करने के लिए फिर अपना वही तरीका, इसे ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, इस ट्रिक्स वाले तरीके को ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, कॉपीराइट। देखो इसका तरीका ये है कि इसको अपन ट्रिक में बांट देते हैं। अब इसकी ट्रिक यहाँ बीच में लिखता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपके बिल्कुल सेंटर में आपको देखो बढ़िया आराम से इतनी सी ट्रिक आ जाएगी। इसको क्या करना है, VCR कैसे याद रखना है, VCR पहले, अभी तो क्या है देखो, पहले टैप रिकॉर्डर कैसेट का जमाना चलता था, फिर धीरे धीरे फिर CD का जमाना आया, फिर DVD का जमाना आया, फिर जो है अपने आगे ये मेमोरी कार्ड आ गए, फिर इसके बाद में इनबिल्ट मेमोरी आ गई। अब आगे पता नहीं भविष्य में कोई हाथों में चिप लग जाए जो टक खटको दबा सीधो सेट हो जाए, मैं ब्लूटूथ जो हाथों हाथ गाना सुन सका, एड जमाना आ सके। तो VCR कब चलता था, जब हमारे मतलब अपने से कोई पहले के हैं, ज्यादा मतलब डायनासोर जमाना का तो नहीं, लेकिन अपने से पहले के, जैसे कि अपने मदर फादर के उस टाइम के हैं, जिनकी शादी हुई, उनके वीडियो शूटिंग बनी, तो फिर उनके क्या हुआ कि उनकी कैसेट जो होती थी ना, वो VCR इतनी बड़ी बड़ी, क्या पता आप में से किसी ने देखी है या नहीं देखी, ज्यादातर ने देखी होगी, जो मेरे युग के हैं उन्होंने तो देखी होगी, जो ज्यादा ही लेटेस्ट है मॉडल उनको ये देखने को नहीं मिला होगा, वो चूक गए इससे। तो अपन ये जो मेरे जैसे 91 का बॉर्न है, तो अपन उस युग में जी रहे हैं, जो अपन ने वो युग भी देखा और आने वाला भी देख रहे हैं, बड़े भाग्यशाली है। और जो मतलब अब उसके बाद में उन्होंने VCR की कैसेटें नहीं देखी इतनी बड़ी बड़ी, अपन तो निकाल डालते VCR, किराए पर लाते थे, चलाते थे, तो ये चीजें बहुत बढ़िया होती थी। तो VCR देखो ऐसे याद रखना है, VCR आप समझ गए, आप भूलोगे नहीं VCR, सीधी सी बात है, VC शर्मा, AK सेन और रामलोचन सिंह, बस कोई समस्या है अगर 68 और 71, इसमें तो सन में तो आपको कोई समस्या आनी नहीं है, और VCR से यह चीज भी याद हो जाएगी। तो अपना यही तरीका है साथियों कि जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़े क्यों, याद भी करते चले ना साथ साथ, बस यही तो है।
याद नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वापस क्या, अब याद किया हुआ होगा तो आपको इतनी ये देखने का काम ही नहीं, सीधा VCR देखोगे आपको तुरंत याद है, इन्होंने 7 भागों में बांटा, इन्होंने 2 4 12 किया, इन्होंने 68, बस इतनी सी बात थी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। कई साथी ये कहते हैं कि सर ये सब हमने रीट में पढ़ा है तो थोड़ा आप फास्ट चलो। देखो ऐसा है, आप सभी अपने अपने नजरिए से देखते हो, लेकिन मुझे सबके नजरिए से देखना पड़ता है। साइंस के कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जीके नहीं पढ़ा है, और SST के भी ऐसे हैं जिन्होंने इतना व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ा है। तो मुझे तो मतलब सबके नजरिए को देखते हुए चलना पड़ेगा, क्रमानुसार ही चलना पड़ेगा, इस तरीके से ही चलना पड़ेगा। और जिन्होंने पढ़ रखा है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें भी कुछ ना कुछ नया अपनी क्लास में जरूर मिलेगा, और नया नहीं भी मिला है तो कैसे याद रखना है ये तरीका उन्हें जरूर मिल जाएगा। तो क्लास तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी ने पहले पढ़ रखी है या चाहे नहीं पढ़ रखी। तो अब साथियों अपना जो है साहित्यिक शब्दावली, यानी कि इस चीज को समझना कि साहित्यिक शब्दावली, क्योंकि ये शब्द बार बार रिपीट होंगे आगे। एक तो आता है आपके मरु, एक मेरु और एक माल। अब मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि माल का शाब्दिक पठार होता है, तो ये चीज है। अब मरु जो है आपको सीधा पता है, मरु स्थल यानी कि अपने पूरा पश्चिमी राजस्थान वाला भाग आ जाएगा, मरुस्थली भाग आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान। मेरू मैंने आपको कल अजमेर के बारे में अजय मेरू बस डिपो का एक एग्जांपल देके बताया था। तो मेरू जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के लिए आता है, और ये अरावली पर्वतमाला पूरी की पूरी मेरू के अंदर गिनी जाती है। तो अजय मेरू से आपको मैंने बताया भी था, क्योंकि वो मध्य में पड़ता है, और माल जो है वो पठारी क्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो इनको ध्यान रखें, क्योंकि ये आगे पीछे शब्द जुड़ के आगे बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं। अब देखो साथियों 4 भागों में बांटा है। वैसे अब ये जो है भारत के राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मैंने स्टार्ट में बताया था कि 4 भागों में बांटा है, और अपन को परीक्षा की दृष्टि से यही 4 भागों को विस्तृत तरीके से पढ़ना है। 4 भागों में जो सबसे पहला है वो आपके मरुस्थल प्रदेश है, दूसरा है वो आपके अरावली प्रदेश है, तीसरा है वो आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और चौथा पठारी प्रदेश यानी कि हाडोती है। अब इसमें ये चीजें पूछी जाती है बेसिक, अपने को डीप कहीं उतरना है तो उसके पहले बेसिक पूरी तरीके से याद होना जरूरी है। अब देखो याद करने के लिए मरुस्थल सबसे बड़ा है, अभी अपन ने नक्शा बनाकर देखा था, तो मरुस्थल बहुत बड़ा है। तो 61.11% जो क्षेत्रफल का 61 पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% जो भाग घेरता है वह आपके मरुस्थल घेरता है, और 61.11 घेरता है। तो अब आपको याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, 100 में से इसको घटा दें। ये ट्रिक है, सिर्फ ऐसा नहीं है जनसंख्या के 100 में से इसको घटाना है, ये क्षेत्रफल है और ये जनसंख्या, क्या कॉम्बिनेशन, कोई नहीं है। सिर्फ ट्रिक कि लगभग जो है 60 घटाएंगे तो 40 पीछे बचेंगे। तो आप याद रख लेना कि 40% यानी सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, सीधा प्रश्न कैसे बनते हैं, देखो ऐसे बनते हैं कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, कौन से भौतिक प्रदेश में, तो अरावली में ही है। जनसंख्या का दबाव यानी कि जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपके ये आएगा, देखो 23% में 39% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या का दबाव ज्यादा पूछेंगे तो यहाँ आएगा, जनसंख्या सीधे तौर पर पूछी जाए तो 40% यहाँ आएगा। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब देखो अरावली प्रदेश को देखते तो 9% तो है आपके क्षेत्रफल, और 10% जनसंख्या यहाँ पे पूरे राजस्थान की 10% इन अरावली प्रदेश में निवास करती है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी है, तो यहाँ पे ये निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, अब मैदान है, रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल है, उद्योग धंधे कृषि वगैरह सब यहाँ पे पनपते हैं, तो इसलिए जनसंख्या का प्रतिशत भी यहाँ पे दबाव इसलिए ज्यादा रहता है। तो 39% यहाँ पे ये है। पठारी प्रदेश 6.89, अपन ने आगे लिखा 61.11, तो ये 89 वापस जुड़ेंगे तभी तो 100 हो गए पूरे। तो 6.89% जो है पठारी क्षेत्र है, उसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। अब इनकी जो उत्पत्ति हुई, अपनी जो पहली क्लास थी उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है आपका। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, कैसे वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, वो सारे सब चीजें उसके अंदर बता दी। उसी में से आपको मैंने उस समय भी बताया था कि मरुस्थल प्रदेश का जो निर्माण हुआ वह तैतीस सागर से हुआ, अरावली का जो निर्माण हुआ वो गोंडवाना लैंड से हुआ, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण भी तैतीस सागर से हुआ, और अपने पठारी क्षेत्र का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। तो अवशेष किसके नहीं मिले, अंगारा लैंड के अवशेष कहीं भी नहीं मिलते हैं। यदि ये प्रश्न बन जाता है कि अंगारा लैंड से किसका निर्माण हुआ तो कंफ्यूज मत होना, अंगारा लैंड के अवशेष कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो ये चीज है। अब उस समय भी कुछ विद्यार्थियों के कंफ्यूजन हुआ था कि सर आपने बता दिया कि 2 भागों में बांटा, पेंजिया पेंथालास ये था, फिर अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, तो एशिया का निर्माण तो आप बता रहे हो कि अंगारा लैंड से हुआ, तो राजस्थान अपने भारत तो एशिया का हिस्सा है, फिर इसका निर्माण गोंडवाना लैंड से कैसे बता रहे हो आप। ऐसा है कि हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था,
अब भूगोल जब डीप पढ़ते हैं, मैंने इसमें पढ़ी थी बहुत अच्छी तरीके से, और मैंने पढ़ी थी रीट के समय। अब लोग अचंभा करेंगे रीट के समय इतनी कैसे पढ़ी, तो उस समय बहुत समय था मेरे पास और मैं समर्पित था, कुल मिलाकर जुनून बहुत ज्यादा था। तो मतलब लोग आरएस में नहीं पढ़ते जितना मैंने रीट में पढ़ लिया था। तो उसमें हैरी हेस ने जो प्लेट परिवर्तनिक सिद्धांत दिया, उसके अंदर देखो प्लेटें अलग अलग भागों में बटी हुई थी। तो ये भारतीय प्लेट जो थी ना, भारतीय प्लेट दक्षिण में थी पूरी, और भारतीय प्लेट खिसक, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको, भारतीय प्लेट फिर खिसक खिसक के ऊपर आ गई और ये एशियाई प्लेट से जुड़ गई और एशियाई प्लेट के अंदर फिर से ये शामिल हो गई। अभी भी जो है ये भारतीय प्लेट खिसकती है थोड़ी थोड़ी। कैसे पता चलता है खिसकती है? इससे पता कैसे चलेगा कि आप देखोगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है मतलब हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। पहले अपन 8,848 पढ़ते थे, अब 8,850 पढ़ रहे हैं। 2 मीटर कैसे बढ़ी? 2 मीटर ऐसे बढ़ी है कि ये प्लेट जो है निरंतर खिसक रही है। निरंतर खिसकने से जो वो पहाड़ है वो ऊपर की तरफ खिसक रहा है। तो ये चीज है, इसको मैं अब जब आपको विश्व और भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा उसके अंदर और कंसेप्ट आराम से इसका क्लियर करूंगा। मतलब कंसेप्ट अपन छोड़ेंगे नहीं पीछे। अपनी रीट में जो क्लासेस चली थी धब ट्रिक वाली क्लासेस चली थी, और अब कंसेप्ट के साथ में ट्रिक वाली क्लासेस चल रही है। तो सारा सब कुछ समेटते हुए और समझते हुए चलेंगे। अब इन चीजों को अच्छे तरीके से नोट कर लेना, और ये फ्लो में ऐसे गलती करेंगे नहीं, लेकिन फ्लो में होगी। मैं वापस जब इससे वॉच करूंगा देखूंगा वैसे सही है, एकदम ओके है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों पहला भाग, पहला भौतिक प्रदेश मरुस्थल प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसमें से। अपनी कोशिश रहेगी कि एक भी प्रश्न अपन पीछे छोड़े नहीं और हाथों हाथ साथ में याद करते हुए चले। अब देखो मरुस्थल प्रदेश पढ़ते हैं साथियों, तो सबसे पहले आपको जो जानना है ये थार मरुस्थल कहलाता है। क्या है? थार का मरुस्थल है। अब बहुत सारे मरुस्थल है, सारा मरुस्थल अलग है, गोबी मरुस्थल अलग है, मंगोलिया वो सारी चीजें, मंगोलिया वाला वो अलग है। तो इसे जो कहते हैं वो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब ये किसका हिस्सा है? ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये कई बार पूछ सकते हैं, हालांकि ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन ये प्रश्न, ये लैंग्वेज कैसे प्रश्नों में आती है? जब कोई असत्य छांटना होता है ना कि मरुस्थल के बारे में से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें ये चीज ऐसे दे सकते हैं। तो उसमें से इस चीज को भी अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। थली के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। और किस नाम से जाना जाता है? थली मैंने कल प्राचीन नामों में बताया भी था आपको। रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। और शुष्क बालू का मैदान, क्योंकि बालू मिट्टी ज्यादा है और शुष्क है, वर्षा होती नहीं है, तो शुष्क बालू का मैदान भी कहते हैं। तो अपने यहाँ तो नाम देखो बराबर रेडी है, रेगिस्तान, शुष्क बालू का मैदान। अब अगले देश ने देखना कैसा नाम रखा है। अगला देश ये आप पढ़ पा रहे हो, बताने से मैं तो नाम नहीं लूंगा इसका, आप पढ़ पा रहे हो, इसे देख लो, आराम से पढ़ पा रहे हो। तो इन्होंने देखो कैसा देश है, नाम भी कैसा रखा है छांट के, चोलिस्तान। वो कोई नाम है? चोलिस्तान कोई नाम रख ही दे रहे, नाम तो डंगरो रख दे। तो चोलिस्तान और थाल के नाम से वहां से जाना जाता है इसको। अपने रेगिस्तान जो राजस्थान का मरुस्थल है ना, इसे वहां चोलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान और थाल के नाम से जाना जाता है। कहाँ? ये देख लो। हाँ, कुल क्षेत्रफल जो इसका है, पूरे मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल बता रहा हूं, पूरे मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल बताते हैं कि 2,33,000 वर्ग किलोमीटर है, जो ये लगभग फैला हुआ है भारत और इस अपने पड़ोसी देश के अंदर फैला हुआ है। अब बता देता हूं नाम, चलो। पाकिस्तान और भारत के अंदर जो फैला हुआ है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर, जिसमें से राजस्थान के अंदर इसका कितना भाग है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर ये सिर्फ राजस्थान के अंदर है। पहले जो ये 58% ही था। 58% किसका? राजस्थान के क्षेत्रफल का पहले 58% ही था। जो पुराने, मैंने कहा था ना, सचिन तेंदुलकर जो खेल रहे हैं इस दौर में, उन्होंने ये चीजें पढ़ रखी होगी। तो 58% ही था, लेकिन 61.11% अब हो गया है। अब आप कहोगे सर ये बढ़ रहा कैसे है? तो बढ़ रहा ऐसे है, इसके बढ़ने को रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। अपने अरावली पर्वतमाला इसको बढ़ने से रोके हुए, लेकिन अरावली पर्वतमाला में कई गैप्स हैं। गैप यानी अंतराल है। उन अंतराल में से हवा जब चलती है तो हवा की दिशा में बालू मिट्टी आगे खिसकती है, और इसी वजह से ये जो है निरंतर बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है, इसी कारण अब 58 से 61.11% पर यह पहुंच चुका है। इन चीजों को ध्यान रखना है। अब मरुस्थल जो पूरा मरुस्थल है, उसका अपने राजस्थान के अंदर जो है वह 3/5 भाग राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के क्षेत्रफल का यदि पूछा जाए तो 2/3 भाग राजस्थान के क्षेत्रफल का मरुस्थल पूछते हैं तो 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। ठीक है ना? और ये 61.11% आपको ध्यान में रखना है। अब ये कहां से कहां तक फैला हुआ है अक्षांश देशांतरी विस्तार में, तो अपन इसको समझते हैं।
उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर ही चलेगा। ये चीज मैं आगे भी क्लियर कर चुका हूं। ऐसा नहीं कि आप कहते हो सर आपने दक्षिण में लिखा और उत्तरी लिख रहे हो, ऐसे कैसे? तो ऐसे मतलब ऐसे सवाल उम्मीद करता हूं कि नहीं आएंगे, ठीक है ना, कमेंट में। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है। 23 से 30 12 अपना विस्तार था, ये 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है ना। और पूर्वी देशांतर की यदि बात करते हैं, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में ही फैला हुआ है। देशांतर की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 76 डिग्री 45 मिनट तक फैला हुआ है। तो 69 डिग्री 30 मिनट से अपने स्टार्ट होता ही है वैसे ही, और 76 डिग्री 45 मिनट तक फैला हुआ है। यानी कि यहाँ पे यदि ये अपन देखा जाए कि ये कहाँ तक फैला है, तो ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक फैला हुआ है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक। और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, यही अपने राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। यहां लिख देता हूं, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, लिख लेना पूरा, ठीक है। और एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और है, वो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। जो मरुस्थल अपन पढ़ रहे हैं, तो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जलवायु में बढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, ये वर्षा रेखाएं कैसे काम करती है वो जलवायु के अंदर पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें भी नोट कर लेना साथ में, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये यहाँ पे देखो कहाँ तक फैला हुआ है। ऊपर अपने क्या है, पंजाब और हरियाणा है, तो हरियाणा तक फैला हुआ है। दक्षिण में ये गुजरात तक फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। और ये आपको यहाँ पे मैंने बता दिया अपने 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक, और यहाँ पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो यहाँ ऐसे इसका विस्तार चलता है। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर की अपने बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे का भाग बताता हूं। साथियों आगे बढ़ते हैं, अपने राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित और बातें। अब इसमें जिले कितने पाए जाते हैं? अब जिले पाए जाते हैं वो घोषित किसके द्वारा होते हैं, ये पूछ ले तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा घोषित किए गए हैं, और जिलों की संख्या 12 बताते हैं। अब कई जगह 14 भी दे देते, 16 भी दे देते, लेकिन मुख्य तौर पर इसमें जो पाए जाते हैं वो 12 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जोधपुर संभाग अपन ने पढ़ा था, आपको पता है ना, जे बासीपा। तो जे बासीपा में अपन को सी को यानी कि सिरोही को छोड़ देना है, और 5 जिले वो अपन को ले लेते हैं। संभाग जो पढ़ा था जोधपुर संभाग में। बीकानेर के अंदर बिग चूहा अपन ने पढ़ा था, और उसमें चारों के चारों जिले आ जाएंगे। तो 5 तो आ गए इसके, 4 आ गए आपके इसके, और शेखावाटी कल ही पढ़ा है अपन ने, और कल जो पढ़ा है उसमें 23 जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो 3 तो आ गए ये, यहां से आ गए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। 4 आ गए ये, 4 और 3 7, 7 और 5 12 जिले हैं। तो 12 जिले अपने मरुस्थल के अंदर आते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना है। अब विश्व का जो सर्वाधिक जनघनत्व है 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऐसा पहला मरुस्थल है जिसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बाकी विश्व के किसी भी मरुस्थल में इतनी जनसंख्या निवास नहीं करती जितनी यहाँ पे करती है। तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ये कृषि, जैव विविधता, वर्षा आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। धनी कैसे? क्यों? यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, यहाँ जैव विविधता, कृषि, वर्षा होगी, तो यहाँ से मतलब क्या है कि साधन संपन्नता वगैरह होती है। तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल और सबसे जीवंत मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे जीवंत मरुस्थल कहलाता है। ये देश में देखो डेजर्ट ब्लॉक, देश में जो डेजर्ट ब्लॉक की संख्या है वो 142 142 है, जिसमें से अपने राजस्थान अकेले में 85 डेजर्ट ब्लॉक है। अब डेजर्ट ब्लॉक है तो यहाँ पे विकास के लिए अलग से कार्यक्रम चलाना पड़ता है, जिन्हें डीपीपी कार्यक्रम कहा गया है, डेजर्ट के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो इन 85 ब्लॉक्स के अंदर जो है डीपीपी कार्यक्रम संचालित रहता है। इस चीज को ध्यान रखें। यहाँ देखो सौर ऊर्जा सर्वाधिक, क्योंकि यहाँ देखो पूरा खुला ही है, ज्यादा पेड़ वगैरह है नहीं, तो सौर ऊर्जा के बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे स्रोत रहते हैं, सोर्स रहता है कि सौर ऊर्जा की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सौर ऊर्जा की संभावना बहुत ज्यादा होने के कारण इसे विश्व शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। पवन ऊर्जा की संभावना भी बहुत ज्यादा है, जैसलमेर में और पवन चक्कियां बहुत अभी प्रोजेक्ट लगे हैं, तो विश्व शक्ति ग्रह भी इसे कहा जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, क्यों यहाँ पे देखो अपने रेगिस्तानी मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती है, पीवड़ा वगैरह ऐसे कोई जानवर भी काफी पाए जाते हैं। तो इन जैव विविधता के कारण जो है
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष क्षेत्र से संबोधित किया। रुक्ष क्षेत्र, ये प्रश्न बनता है कि रुक्ष क्षेत्र का प्रयोग किस व्यक्ति ने मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र का प्रयोग किया, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष क्षेत्र के नाम से इसे जाना है। साथियों ये जानकारियां नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां अगली स्लाइड में दे रहा हूं, इसे आप नोट कर लो एक बार। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मरुस्थल यदि पढ़ रहे हैं तो उसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कहां से बन जाए कोई कहा नहीं जा सकता, तो इन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों सबसे पहले बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ही होती है सम की साइड, तो मतलब बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में तो 5 सेंटीमीटर के करीब ही होती है। यहाँ पे जो होती है 20 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा यदि देखा जाए तो 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, यानी कि ये कम में ही आती है, ज्यादा में नहीं है। तापमान सर्वाधिक देखा जाए तो 49, और आजकल तो ये तो क्या है कि थोड़े बहुत आंकड़े जबकि कोई वापस जैसे अगर किया जाए तो अब तो सर्वाधिक मेरे ख्याल से 52-53 डिग्री तक जाने लग गया होगा। और जो न्यूनतम है वो 0.3 यानी कि 3 डिग्री न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। तो बहुत ज्यादा अंतर, तापांतर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो रात को बहुत ठंडा भी हो जाता है और दिन में गर्म भी जल्दी होता है। वार्षिक तापांतर भी आप देखोगे तो सर्वाधिक देखो कितना है, 22 डिग्री वार्षिक तापांतर में, यानी कि न्यूनतम नोट किया गया था और अधिकतम नोट किया गया था, उनमें अंतर कितना है, वो वार्षिक तापांतर है। और तापांतर पूछते हैं इसका तो 22 डिग्री सेल्सियस आपको ध्यान में रखना है। सामान्य ढाल इसका उत्तर से दक्षिण, देखो ढाल कैसा है, मैं सीधा बताऊं तो ढाल इसका ऐसा है। अब ये उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम चल रहा है, ये ढाल रहता है। अब ढाल कभी भी किसी भी चीज का ढलान पता करना हो, अपने जैसे मान लो कि कोई घर का फर्श ही है और इसका ढलान पता करना है तो पानी थोड़ा सा गिरा दो, पानी जिस तरफ जाएगा वो उसका ढलान है। तो यहाँ पे भी पानी यानी कि नदी किस तरफ बहती है, तो लूनी नदी को दिमाग में लाए कि लूनी नदी किस तरफ बहती है, तो आप देखोगे अजमेर से निकल रही है और कच्छ के रण की तरफ अपने ये जा रही है, तो इसका मतलब जो है इसका ढलान ये रहेगा। तो यही मैंने बताया, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, वो पूर्व दिशा है और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढलान रहता है और ढलान से संबंधित प्रश्न बन सकता है। वनस्पति यहाँ कैसी पाई जाती है, अब यहाँ पे कैसी वनस्पति होगी जिसमें कांटे ज्यादा होंगे, पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती है ताकि जो उसका वाष्प का अवशोषण कम से कम हो सके। तो मरुद्भिद जलद वनस्पति पाई जाती है जो कांटेदार होती है, इसे जीरोफाइट्स भी कहते हैं और फ्रियोटोफाइट्स भी कहा जाता है। जो अब वर्तमान जो तरीका है प्रश्न बनाने का वह यह तरीका है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें कि जीरोफाइट्स वनस्पति कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। फ्रियोटोफाइट्स भी पूछ दे तो ये ध्यान रखना। मिट्टी यहाँ जो पाई जाती है साथियों रेतीली बलुई है, आपको पता ही है बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई है। अब रेगिस्तान की मिट्टी से सभी परिचित है, लेकिन इसमें आपको जो शब्द विशेष तौर पर ध्यान रखना है वो एरिडोसॉल्स है। मैंने मिट्टियों से संबंधित रीट में टॉपिक पढ़ाया भी था जिसमें इनकी सारी ट्रिक्स बता दी थी, और एरिडोसॉल्स आपको यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ एरिडोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। अब प्रमुख नहर, कोई दिक्कत नहीं है, इंदिरा गांधी नहर प्रमुख नहर है यहाँ की, कोई समस्या नहीं है। प्रमुख नदी लूनी है, यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं है। इन नदियों को अपन अपवाह तंत्र में बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। जलवायु भी विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क, अत्यधिक विषम, विषम ही है, बरसात होती नहीं है तो बिल्कुल अत्यधिक विषम है, और शुष्क है क्योंकि बारिश बिल्कुल ही कम होती है। समुद्र तल से ऊंचाई, अब समुद्र तल से ऊंचाई साथियों दो तरीके की है समुद्र तल से, एक तो औसत ऊंचाई और सामान्य ऊंचाई। औसत ऊंचाई ही विशेष तौर पर पूछी जाती है तो 150 मीटर आपको ध्यान रखनी है। यदि सामान्य ऊंचाई पूछ ले तो 200 से 300 मीटर सामान्य ऊंचाई मानी जाती है। यहाँ जो प्रमुख फसलें पाई जाती है साथियों, बाजरा, मोट, गवार, और बाजरे के सोगरे तो खाने का मजा ही अलग होता है। और वास्तव में बाजरे के सोगरे के आगे यदि कहा जाए तो सारे पकवान फीके हैं, क्योंकि ये मतलब, और वो भी यहाँ जैसे धोरों में यहीं बैठकर और इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही बैठकर बाजरे के सोगरे और लाल चटनी और प्याज फोड़कर खाते हैं। देखो एक तो प्याज कटिंग की हुई आती है, उसमें इतना मजा नहीं है जितना प्याज फोड़कर खाया जाता है ना, स्वाद बढ़ जाता है। वास्तव में भगवान कसम, मतलब ये 56 भोग भी 56 पकवान भी इसके सामने फीके हैं, इतनी बढ़िया चीजें ये यहाँ की है। तो अपना राजस्थान वैसे रंगीला राजस्थान, अपने आप में गर्व होता है कि हम राजस्थान की भूमि पर जन्म। ये रूडयार्ड किपलिंग ने तो कहा भी था कि यहाँ तो मतलब कण कण में जो है वीरों की हड्डियों के वो मिले हुए अवशेष है, यहाँ इतने वीर पैदा हुए हैं। तो मतलब ऐसी भूमि पर जन्म लेना ही अपने आप में गौरव की बात है।
तो साथियों आज के टॉपिक में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा लोड आपके ऊपर नहीं दूंगा, इतना आपको आज ये पढ़कर और याद हो जाएगा। और हाथों हाथ याद कर ले तो समझ लो कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। और जैसे जैसे साथ साथ में याद करते रहोगे ना तो यही फायदा रहेगा, साथ साथ में आप याद करते चलो, आपके कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं हो। इतना याद हो जाएगा तो आप एग्जाम आराम से हंसते हंसते निकाल दोगे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लो।